हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन में पशुपालन संबंधी सामान्य शब्दावली की, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक से लगभग कई बार एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं और हर क्वेश्चन अपने को पता है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में 3 नंबर का रहता है। 3 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम में अपने में। तो इनको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे और साथ ही याद करने की भी प्रैक्टिस करेंगे कि याद किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार इनको समझा जाता है। अ, तो इनको जैसे ही समझेंगे तो समझने से अपने को साथ साथ याद होता रहेगा। तो बात करेंगे अपने गाय और भैंस को साथ लेंगे क्योंकि एग्रीकल्चर में ये पशुपालन में गाय और भैंस का लगभग सामान्य रहते हैं, भेड़ बकरी लगभग सामान्य रहती है। उसके साथ ही हम बात करेंगे सुअर पोल्ट्री दोनों की डिटेल में बात करेंगे। तो गाय और भैंस की बात करेंगे एक साथ, भेड़ और बकरी की बात करेंगे एक साथ, उसके अलावा सुअर और पोल्ट्री की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके समूह की, कि इनके समूह को क्या बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गाय और भैंस दोनों का समूह होता है हर्ड। भैंस का भी समूह होता है हर्ड। और भेड़ और बकरी दोनों का समूह होता है फ्लॉक। बकरी का भी होता है फ्लॉक। सुअर की बात करें तो इसका समूह वैसे तो होता है हर्ड, लेकिन इसका एक दूसरा नाम और है, इसको बोलते हैं ड्रोव। तो ये और साथ में याद रखना, हर्ड तो इसका समूह होता है, बाकी इसको ड्रोव भी बोला जाता है। अब बात करें पोल्ट्री की, मुर्गी की, तो इसको भी बोला जाता है फ्लॉक। तो ये हो गए इनके समूह, गाय और भैंस का हो गया हर्ड, भेड़ बकरी का हो गया फ्लॉक और मुर्गी का हो गया फ्लॉक। 3 का फ्लॉक होता है, 3 का हर्ड होता है। अब बात करते हैं प्रौढ़ नर की। जो पूर्ण रूप से परिपक्व नर होता है उसको प्रौढ़ नर बोला जाता है। तो अपने को पता है गाय का जो नर होता है प्रौढ़ नर, उसको हम बोलते हैं बुल, यानी जो अपने सांड होता है उसको हम बोलते हैं बुल। तो सेम ही भैंस के प्रौढ़ नर को बोलते हैं बुल। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की बात है, भेड़ और बकरी में, और क्वेश्चन भी यहाँ से ही लगभग आ जाता है। तो इसको बोलते हैं, भेड़ के जो प्रौढ़ नर होता है इसको बोलते हैं रैम, और बकरी का होता है इसको बोलते हैं बक। इसमें थोड़ा सा अपने को नाम से ही पता चल जाए, बकरी को बोलते हैं बक, और भेड़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसको बोलते हैं रेम। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बकरी को बोलेंगे क्या, बक, और भेड़ के बोलेंगे रेम। अब बात करते हैं सुअर की, तो इसको बोलते हैं बोअर। थोड़ा सा नाम से थोड़ा सा इसमें वो लगा लेना, सुअर बोअर सेम सा नाम होता है। और मुर्गे को बोलते हैं कोक। इसमें ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि नाम ही आता है, मुर्गे को बोलते हैं कोक, मुर्गी को बोलते हैं हैन, तो इसको बोलते हैं कोक। तो ये तो अपने आप याद हो जाएगा। बकरी को बोलते हैं बक, और सुअर को बोअर, सुअर बोअर सेम सा नाम रहेगा। अब बात करते हैं प्रौढ़ मादा। प्रौढ़ मादा की बात करें तो गाय को क्या बोलते हैं काऊ, भैंस को क्या बोलते हैं बफेलो। इसमें अपने को दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अब बात करते हैं भेड़ को, तो भेड़ को बोलते हैं ईव, क्या बोलेंगे ईव, और बकरी को बोलेंगे डोई। अब इसमें थोड़ा सा ये महत्वपूर्ण है इन दोनों में, कि इसको तो बोलते हैं डोई और इसको बोलते हैं ईव। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे। ईव और डोई, डोई बोलते हैं बकरी को, ईव बोलते हैं भेड़ को। अब बात करें सुअर की, तो फिर वही नाम सेम सा, सुअर से सो,
सुअर से क्या बना? सो। मुर्गी में याद रखने की जरूरत ही नहीं है। मुर्गी को बोलते हैं हैन और मुर्गे को बोलते हैं कोक। ये हो गया प्रौढ़ नर। समूह हो गया अपना, प्रौढ़ नर हो गया, प्रौढ़ मादा हो गई। अब बात करते हैं वयस्क नर। वयस्क नर, अब इसको बोलते हैं बुल, तो इसको बोलेंगे बुल काफ। इसको बोलते हैं बफेलो, तो इसको बोलेंगे बफेलो काफ। बफेलो काफ हो गया। अब बात करते हैं इसकी भेड़ की, तो इसको बोलते हैं नर लैम्ब। दोस्तों एक बात याद रखना, जैसे भेड़ होता है, भेड़ लैम्ब होता है, लैम्ब भेड़ को ही बोलते हैं। तो इसमें ज़्यादा अपने को दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लैम्ब का मतलब होता है भेड़। और जो इसका वो हो गया वयस्क नर, तो इसको बोलेंगे नर लैम्ब। ऐसे ही बात करें बकरी की, तो नर किड। अभी इन्हीं शब्दों से और शब्द बनेंगे, जैसे किड है, लैम्ब है, इनसे ही और शब्द बनेंगे। तो ये याद रहेगा तो आगे कोई और याद रहेंगे। बात करेंगे इसकी सुअर की, तो इसको बोलते हैं बोअर लिंग। क्या बोलेंगे? बोअर लिंग। क्योंकि इसको क्या बोलते हैं? रोडनर को बोअर, और इसको बोलेंगे बोअर लिंग। अब इसकी बात करें मुर्गी की, तो इसको बोलते हैं कोकरेल। कोकरेल, ये कोक बोलते हैं मुर्गी के इसको रोडनर को, तो इसको वयस्क नर को बोलेंगे कोकरेल। ऐसे इनके साथ ले लेके चलेंगे तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। वयस्क नर हो गए। अब बात करते हैं वयस्क मादा। जैसे साथ ले लेके पढ़ते हैं तो अपने साथ के साथ याद हो जाता है, और अपने को माइंड में भी आ जाता है किसको क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं हीपर काफ। हीपर काफ हो गया। गाय को हीपर काफ बोलेंगे। वयस्क मादा को हीपर काफ। भैंस की बात करते हैं, इसको भी क्या बोलेंगे? हीपर काफ। दोनों को सेम, हीपर काफ, हीपर काफ। अब बात करते हैं इसको लैम्बो बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? मादा लैम्ब। मादा लैम्ब हो गया। नर किड बोलते हैं, तो मादा किड। नर किड हो गया, मादा किड हो गया। अब इसमें थोड़ा सा अलग आएगा। इसको बोलते हैं मादा पिग। का मतलब क्या होता है? पिग का मतलब होता है सुअर, तो इसको बोलते हैं मादा पिगलेट। क्या बोलेंगे? मादा पिगलेट। हाँ, इसमें थोड़ा सा अलग आ जाता है। मुर्गी में, पोल्ट्री में इसको बोलते हैं पुलेट। इसको क्या बोलेंगे? पुलेट। तो इसका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना, इसको बोलते हैं पुलेट। हम्म, इतना क्लियर हो गया तो आगे देखते हैं। वयस्क नर हो गया, वयस्क मादा हो गया। अब बात करते हैं नवजात की। नवजात शिशु होता है, इसको क्या बोलते हैं? तो गाय का नवजात शिशु हो गया, इसको बोलते हैं कॉफ, काफ। भैंस के नवजात शिशु को बोलेंगे बफेलो काफ। इसको क्या बोलेंगे? बफेलो काफ। दोनों को काफी काफ काफ बोलते हैं। इसको काफ बोलेंगे, इसको बफेलो काफ। वयस्क मादा को दोनों को हीपर काफ।
अब बात करते हैं इसकी भेड़ की। तो भेड़ को क्या बोलते हैं हम? लैम्ब। और बकरी को क्या बोलते हैं? किड। सुअर की बात करें तो बोलते हैं पिगलेट। ये थोड़ा सा याद रखना, अभी इनमें से और शब्दावलियां बनेंगी। तो इसको बोलते हैं पिगलेट। मुर्गी को बोलते हैं चिक। जो नवजात शिशु होता है उसको बोलते हैं चिक। जो चूजा, चूजे को इंग्लिश में चिक बोलते हैं। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये चूजे को चिक बोलते हैं सीधा सा। तो नवजात शिशु क्या आ जाता है? चूजा चिक, इसको बोलते हैं चिक। अब बात करते हैं मांस। इनके मांस का भी अलग अलग नाम होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं गाय के मांस को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं बीफ। क्या बोलते हैं? बीफ। हाँ, एक चीज और याद रखना, गाय इसके साथ साथ ही गाय के मांस को बीफ बोलते हैं। और जो गाय का छोटा बछड़ा होता है उसका जो मांस होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, उसको बोलते हैं व्हील। तो यहाँ लिख देता हूँ बछड़ा। बछड़े के मांस को बोलते हैं व्हील। हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा इसको विशेष ध्यान रखना। इसको क्या बोलते हैं? व्हील। बछड़े के मांस को बोलते हैं व्हील। भैंस के को बोलते हैं बफन। भैंस के को बोलते हैं बफन। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, भेड़ के मांस को तो बोलते हैं मटन। कई बार कंफ्यूज रहता है, और क्वेश्चन यहीं से आया था 2015 के एग्जाम में। भेड़ के मांस को बोलते हैं मटन, और बकरी के मांस को बोलते हैं चेवन। तो थोड़ा सा इसका विशेष ध्यान रखना, बकरी के मांस को बोलते हैं चेवन और भेड़ के मांस को बोलते हैं मटन। क्योंकि कई बार अपने माइंड में क्या रहता है, बकरी के मांस को मटन बोलते हैं, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है अपने। तो दोनों को ध्यान रखना, भेड़ के मांस को बोलते हैं मटन और बकरी के मांस को चेवन। सुअर के मांस को सीधा सा पोर्क। सुअर को भी पोर्क बोलते हैं, इसके मांस को भी पोर्क। और मुर्गी के मांस को चिकन बोलते ही है। तो इसमें थोड़ा सा 3 क्वेश्चन में विशेष बनते हैं। बछड़ा, बछड़े के मांस को व्हील बोलते हैं। भेड़ के को मटन, बकरी के को चेवन। हाँ, गाय के को बीफ, भैंस के को बफन। ये हो गया मांस। अब आगे इनमें मैथुन क्रिया। मैथुन क्रिया का भी इनमें नाम होता है। हाँ, अब बात करते हैं मैथुन क्रिया। तो इन दोनों को बोलते हैं गाय और भैंस को सर्विंग। गाय और भैंस में मैथुन क्रिया को क्या बोलते हैं? सर्विंग। भेड़ में थोड़ा सा अलग है, टपिंग। भेड़ में अलग रहता है, इसको बोलते हैं टपिंग। और बाकी बकरी की फिर बात करें, बकरी की सर्व जो मैथुन क्रिया इसको भी बोलते हैं सर्विंग। सर्विंग हो गया। अब बात करते हैं सुअर की, तो इसको बोलते हैं कपलिंग। इसमें थोड़ा सा देखना, जिसमें ये लिंग आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये बात करते हैं ये सुअर में आ रहे हैं। ठीक है? तो इसको बोलते हैं कपलिंग। जो सुअर में मैथुन क्रिया है इसको बोलते हैं कपलिंग। बाकी मुर्गी में सर्विंग। अब ध्यान क्या देना है, 2 चीज अलग है इसमें, एक तो कपलिंग और एक टपिंग। भेड़ में टपिंग बोलता है और सुअर में कपलिंग। बाकी सब में बोलते हैं सर्विंग। अब बात करते हैं बच्चा देने की क्रिया।
आपने शुरू में ध्यान दिया होगा तो ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हाँ, इसमें बोलते हैं जैसे काफ है, गाय के जो नवजात हैं या जो मादा है तो इसको काफ बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे काविंग। क्या बोलेंगे? काविंग। भैंस में भी बोलेंगे काविंग, क्योंकि दोनों को काव बोला जाता है। इसमें तो दोनों को बच्चा देने की क्रिया क्या हो जाएगी? काविंग। लैम्ब बोलते हैं भेड़ को, तो इसको बोलेंगे लैम्बिंग। क्या बोलेंगे? लैम्बिंग। किड बोलते हैं बकरी को, तो इसको बोलेंगे किडिंग। क्या बोलेंगे? किडिंग। हाँ, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, सुअर को बोलते हैं फेरोइंग। फेरोइंग। सुअर क्या बोलेंगे? फेरोइंग। अब हाँ, एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे मुर्गी में बच्चा देने की क्रिया क्या कहती है? हैचिंग। हैचिंग। और हैचिंग का अलग क्वेश्चन भी आता है, चूजे का अंडे से बाहर निकलना क्या कहलाता है? हैचिंग। और ये कितने दिन में होती है ये क्रिया हैचिंग? तो 21 दिन बाद अंडे से बाहर चूजा निकलता है, तो ये क्या होती है? हैचिंग। अब इसके बाद बात करते हैं इनमें जो बधियाकृत नर होता है। बधियाकृत नर, तो गाय और भैंस में दोनों में बोलते हैं बुलक। बुल होता है, बुल से लिया गया है बुलक, दोनों में बुलक। भेड़ में बोलते हैं वीडर। क्या बोलते हैं? वीडर। भेड़ में बोलते हैं वीडर। बकरी में वही सेम नाम से पता चल जाएगा, बक। सुअर में बोलते हैं होग, और इसका दूसरा नाम है स्टेग। होग और इसका दूसरा नाम क्या है? स्टेग। अब बात करते हैं इसमें मुर्गी में, तो इसको बोलते हैं कैपन। इसको क्या बोलते हैं? कैपन। तो ये थी अपनी सामान्य शब्दावली गाय और भैंस, भेड़ और बकरी में सामान्य शब्दावली होगी। अब इसके बाद बात करते हैं पशुओं का सामान्य शारीरिक तापमान। पशुओं का शारीरिक तापमान। हाँ, तापमान एक विशेष ध्यान देने वाली बात होती है। तो तापमान ज्ञात कहाँ से किया जाता है? तो इनका जो मल द्वार होता है, मल द्वार, वहाँ से पशुओं का तापमान ज्ञात किया जाता है। तो बात करें गाय का शारीरिक तापमान की, तो गाय का शारीरिक तापमान होता है 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड। आप पूछ ले, क्वेश्चन पूछ ले कि फ़ारेनहाइट में कैसे निकालेंगे, फ़ारेनहाइट में कितना होता है तापमान? तो इसी तापमान को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए एक फॉर्मूला होता है, कन्वर्जन फैक्टर होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने का। तो डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर सेल्सियस गुणा 9 बटा 5 प्लस 32, यानी जितना डिग्री सेल्सियस है उसको क्या करेंगे? 9 से गुणा कर देंगे और 5 का भाग दे देंगे, और जितने आएंगे उनमें 32 जोड़ देंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट अपना आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं कन्वर्जन फैक्टर। इसको थोड़ा सा याद रखना, बिल्कुल इजी फॉर्मूला है। डिग्री सेल्सियस को 9 से गुणा करेंगे, 5 का भाग दे देंगे और उसमें 32 जोड़ देंगे।
तो अपना आ जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट। थोड़ा सा ये याद रखना। तो गाय का होता है 38.5 डिग्री सेल्सियस। भैंस का थोड़ा सा कम होता है इससे। तो भैंस की बात करें तो 37.5 डिग्री सेल्सियस। दोनों को साथ याद रखेंगे। भैंस का थोड़ा सा कम होता है, गाय थोड़ी सी एक्टिव ज़्यादा होती है, इसका तापमान थोड़ा सा ज़्यादा होता है 38.5, भैंस का 37.5। अब बात करते हैं बकरी की। तो बकरी का होता है 43.1 डिग्री सेल्सियस। जो जितना पशु एक्टिव रहेगा उसका तापमान उतना ही ज़्यादा रहेगा। तो बकरी का कितना हो गया 39.1 डिग्री सेल्सियस। अब बात करें भेड़ की। तो भेड़ का होता है 38.9 डिग्री सेल्सियस। गाय, भैंस और भेड़ और बकरी। गाय और भैंस का 37.5, क्योंकि कम एक्टिव रहती है, गाय ज़्यादा एक्टिव रहती है तो 1 डिग्री ज़्यादा 38.5 डिग्री सेल्सियस। बात करें भेड़ की। तो भेड़ का 38.9, गाय थोड़ी ज़्यादा एक्टिव 39.1। अब ऐसे ही बात करते हैं ऊँट की। ऊँट में थोड़ा सा ध्यान देने वाले होते हैं, इसमें तापमान में वेरिएशन ज़्यादा होता है। इसका सुबह का और शाम का अलग अलग रहता है तापमान। सुबह का कम हो जाता है, शाम का ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बात करें 6 AM, 6 AM और 6 PM पर इसका तापमान अलग अलग पाया जाता है। तो 6 AM की बात करें तो इसका होता है 34 डिग्री सेल्सियस। और बात करें 6 PM की तो इसका होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ऊँट में थोड़ा सा ये ध्यान रखना, अलग अलग थोड़ा सा रहता है। सूअर का बात करें तो सूअर और बकरी दोनों का लगभग सेम होता है। इसका 39.1 है, इसका 39.2 डिग्री सेल्सियस। सूअर का 39.2 डिग्री सेल्सियस। मुर्गी पता है ज़्यादा एक्टिव रहती है, सब में ज़्यादा एक्टिव रहती है। इसका सबसे ज़्यादा 41.7 डिग्री सेल्सियस मुर्गी का शारीरिक तापमान। ये हो गए अपने शारीरिक तापमान। तो शारीरिक तापमान ध्यान रखना, और इनका कन्वर्जन फैक्टर हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं गैस्टेशन पीरियड। गैस्टेशन पीरियड, या इसको बोलते हैं हिंदी में गर्भ काल, यानी एक्ट ऑफ पार्चुरेशन से जब बच्चा देता है पशु। गर्भधारण से प्रसव तक का समय क्या कहलाता है? गैस्टेशन पीरियड या गर्भकाल। हाँ, और इससे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाय का गैस्टेशन पीरियड कितना होता है, भैंस का कितना होता है। तो इनका सबका अपने को बिल्कुल इजी है, 2-3 बार देख लेंगे तो याद रह जाएगा। तो गाय का होता है 282 दिन। ऐसे ही भैंस का रहता है 310 दिन। गाय का 282 दिन, भैंस का 310 दिन। हाँ, अब भेड़ और बकरी, पहले बकरी देख लेते हैं। तो बकरी का होता है 148 दिन। बकरी का कितना होता है? 148 दिन। और भेड़ का होता है पूरे 150, 150 दिन। भेड़ का 150 दिन होता है। हाँ, अपने पहले ही बात हुई थी, गाय और भैंस को साथ साथ देखेंगे, भेड़ और बकरी को साथ साथ देखेंगे। तो भेड़ और बकरी का दोनों का सेम सा रहता है, इनमें थोड़ा सा वेरिएशन आता है। अब बात करें ऊँट का। ऊँट का होता है 390 से 410 दिन। ऊँट का अगर काल लंबा होता है गेस्टेशन पीरियड। सूअर का होता है, इनका सूअर का कम होता है 114 दिन। और मुर्गी का
पहले भी बात हुई थी अपने, मुर्गी का होता है हैचिंग। हैचिंग यानी अंडे से चूजे का बाहर आना हैचिंग कहलाता है। और ये कितने दिन में होता है? 21 दिन में। हैचिंग। ये हो गया गेस्टेशन पीरियड। महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आ जाते हैं इस गेस्टेशन पीरियड में से। अब बात करते हैं हम इनमें प्यूबर्टी, उसके अलावा मधुचक्र और मध्यकाल। तो सबसे पहले बात करते हैं प्यूबर्टी, जिसको बोलते हैं यौवन आरंभ। दूसरा होता है मध्यचक्र और तीसरा होता है मध्यकाल। हाँ, प्यूबर्टी होती क्या है? तो प्यूबर्टी जब पशु सबसे पहले क्या करते हैं, परिपक्व होते हैं, वयस्क होने के लक्षण होते हैं। इनमें जनन अंग सक्रिय हो जाते हैं और गर्भ धारण करने योग्य हो जाते हैं। जैसे नर में सीमन का बनना, मादा में अंडाणुओं का निर्माण होना जब शुरू होता है, तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी। तो कितने दिन में प्यूबर्टी आती है इनमें? और अब बात करते हैं मध्य चक्र की। मध्य चक्र क्या होता है? दो मध्यकाल के बीच का समय। दो मध्यकाल के बीच का समय, कितने दिन बाद मध्यकाल आ रहा है, उसको बोलते हैं मध्य चक्र। और मध्यकाल किसको बोलते हैं? जब मादा पशु नर के साथ संभोग करने की जब इच्छुक हो जाती है, तो उसको बोलते हैं मध्यकाल। तो प्यूबर्टी की बात करते हैं। तो गाय में होती है 24 से 30 माह। एक साथ इनको देखेंगे पहले। गाय हो गया, भैंस हो गया, भेड़, बकरी, और उसके साथ साथ देख लेते हैं ऊँट। तो गाय में 24 से 30 माह, भैंस में 30 से 42 माह। भेड़ में बात करते हैं 15 से 18 माह। और यही सेम रहता है बकरी में, 15 से 18 माह। बात करते हैं ऊँट की। तो ऊँट में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, 36 से 48 माह। अब ये थोड़ा सा जैसे याद करने में दिक्कत आती है, तो इनमें क्या करते हैं कि प्यूबर्टी सबसे पहले यौवन आरंभ कब चालू होता है, तो माह में थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो वैसे याद कर सकते हैं, जैसे 24 का मतलब होता है 2 साल, तो 30 का मतलब होता है 2.5 साल। तो 2 से 2.5 वर्ष। 2 से 2.5 वर्ष की जो गाय होती है वो जनन योग्य हो जाती है। तो 24 से 30 की जगह हम सीधा सा ऐसे याद रख लेते हैं 2 से 2.5 वर्ष। ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा अपने लिए। क्वेश्चन में जैसे माह में पूछा जाता है एग्जाम में ज़्यादातर, तो 2 से 2.5 को चेंज कर लेंगे। 2.5 का मतलब हो गया सीधा 12 महीने, सॉरी 24 महीने। और 0.5 का मतलब हो गया 6 माह। 24 और 6 कितने हो गए? 30। तो ऐसे 24 से 30 माह यानी 2 से 2.5 वर्ष। ऐसे ही बात करें भैंस की, तो 2.5 से 42 का मतलब होता है 3.5 वर्ष। 2.5 से 3.5 वर्ष। इन दोनों में कोई दिक्कत ही नहीं है, 15 से 18, 15 से 18। तो इनमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है अपने। इनकी बात करें ऊँट की, तो 3 से 4 वर्ष। इसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। गाय का हो गया 2 से 2.5, भैंस का 2.5 से 3 वर्ष का जो मादा होती है वो
जनन के परिपक्व हो जाती है जनन के लिए। भेड़ और बकरी में 15 से 18 माह, और ऊँट में बात करते हैं तो 3 से 4 वर्ष। ऊँट में कितना होता है? 3 से 4 वर्ष। बात करते हैं मध्य चक्र की। तो गाय में मध्य चक्र आता है 21 दिन। 21 दिन बाद दोबारा रिपीट हो जाता है। भैंस में भी सेम रहता है, 21 दिन का मध्य चक्र रहता है। बकरी में 18 से, ओ सॉरी, भेड़ एक मिनट। हम्म, हम्म, भेड़ की बात करते हो, भेड़ में रहता है 15 से 18 दिन। अपने बात चल रही थी मध्य चक्र की। तो भेड़ में 15 से 18 दिन रहता है, और बकरी में उससे आगे 18 से 21 दिन। 18 से 21 दिन। तो बात कर ले ऊँट में। ऊँट में होता है 14 दिन। अब बात कर लेते हैं मध्यकाल कितने समय के लिए रहता है इनमें। तो मध्य, दो मध्यकालों के बीच के समय को मध्य चक्र बोलते हैं। बात करते हैं मध्यकाल कितने घंटे का रहता है। तो गाय में रहता है 18 घंटे। गाय में कितना होता है? 18 घंटे। भैंस में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, 27 घंटे। भैंस में रहता है 27 घंटे। भेड़ में भेड़ में होता है 1 से 3 दिन। 1 से कितना रहता है? 3 दिन। बकरी में 2 से 3 दिन। तो ये इस प्रकार रहते हैं अपने मध्य चक्र, मध्यकाल, प्यूबर्टी। इनकी डेफिनेशन की बात हो ही गई थी। जैसे प्यूबर्टी की बात करते हैं, जनन अंग सक्रिय हो जाते हैं। इसको बोलते हैं प्यूबर्टी। जनन अंग सक्रिय हो जाते हैं। नर में सीमन बनने लग जाता है, और मादा में अंडाणु अंडाणु बनने लग जाता है। इसको क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी या यौवनारंभ। समय होता है, इनमें समय की बात हो ही गई अपने। बात करते हैं मध्यकाल की। तो मादा पशु नर के साथ संभोग की इच्छुक हो जाती है। मध्यकाल हो गया मध्य चक्र। तो मध्यकालों के बीच का समय मध्य चक्र कहलाता है। गैस्टेशन पीरियड, गैस्टेशन पीरियड पढ़ा था आपने। गैस्टेशन पीरियड या गर्भकाल।
एक्ट ऑफ पार्चुलेशन से सक्सेसफुल कंसेप्शन का जो बीच का पीरियड होता है, इसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड, यानी गर्भधारण से प्रसव तक का समय, ये क्या कहलाता है? गेस्टेशन पीरियड। तो आशा करता हूँ दोस्तों जो समझ पढ़ा है आज इतना समझ में आया होगा। तो इस प्रकार अपने जैसे साथ साथ तैयारी करते रहेंगे इनकी, थोड़ा सा माइंड लगा कि इनको थोड़ा सा अलग वेरी डिफाइन करके पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में भी आएगा और याद भी रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों। ये थी अपनी आज की एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन की क्लास।